केस 4 को समझते हैं। यहाँ पे केस 4 में हमें दिया हुआ है कि मूल असमान हो जिनका अंतर पूर्णांक हो, मूल असमान होंगे और उनका अंतर पूर्णांक होगा, जो y के गुणांक को अनिर्धार्य बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि y के गुणांक को अनिर्धार्य बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ तो y का गुणांक है, लेकिन जब हम सीरीज सोल्व करते हैं तो सीरीज में हमारे पास जो x का गुणांक होता है वो 0/0 मिलता है हमें। वो जो x का गुणांक होता है वो हमें मिलता है 0/0। तो जो x का गुणांक हमें इस तरह से मिल जाएगा 0/0। यहाँ पे मान लो x की पावर 3 है, तो x की पावर 3 का गुणांक हमें 0/0 मिल चुका। तो ये तो हम देखते नहीं है कि किसका गुणांक है, हम a का मान देखते हैं। यहाँ पे मान लो a3 का मान हमें मिल चुका है, यहाँ पे a3 मतलब हमें मिल चुका 0/0। तो हम क्या करेंगे, a3 को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे और बाकी सेम प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे हमने वही बोला है कि x का जो गुणांक अनिर्धार्य बनता है उसे हम स्वयं अचर मान लेंगे और उसको आगे फिर सोल्व कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 5 से इसको सोल्व करना समझते हैं कि किस तरह से हम इस कंसेप्ट को यूज में लेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, उसको हमें सोल्व करना है, यहाँ पे श्रेणियाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम y को हम x की पावर m लिखेंगे ताकि हम s प्राप्त कर सकें। तो y को हम लिखेंगे x की पावर m। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमें क्या मिले, इसका s ज्ञात कर सके हम। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम ये वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की पावर 2 को तो ऐसे कैसे लिख दिया और y का डबल अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ से हम y का डबल अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वो आएगी m-1 x की पावर m-2। इसी तरह से आगे लिखेंगे x प्लस x की पावर 2 को ऐसे कैसे लिख दिया और dy/dx, यहाँ से हमने इस इक्वेशन से dy/dx ज्ञात किया और यहाँ पे रख दिया। और फिर x-9 को ऐसे कैसे लिख दिया और यहाँ पे y के स्थान पे हमने लिख दिया x की पावर m। तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे घातें समान हो रखी, मतलब कि समान पावर की घातों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे अधिकतम ज्ञात क्या मिलेगी आपको, x की पावर m मिलेगी और दूसरी घात मिलेगी यहाँ पे x की पावर m, क्योंकि जब 9 से गुणा होगा तो x की पावर m मिलेगी और x से गुणा होगा तो x की पावर m+1 मिलेगी। तो दो पद तो यहाँ पे इस तरह के मिलेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो m-1 है, तो ये x इससे गुणा होगा तो m ही मिल जाएगा, यानी कि यही पद आएगा। और ये x की पावर 2 इससे गुणा होगा तो m+1 आएगा, तो यानी कि घात m+1, यानी कि यही पद आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो x की पावर 2 गुणा होगी तो x की पावर m ही मिलेगा, यानी कि यही पद वापस मिलेगा। तो यहाँ पे हमें केवल 2 पद मिलेंगे। यहाँ पे एक तो मिलेगा x की पावर m वाला पद और एक मिलेगा x की पावर m वाला पद। इस तरह के केवल 2 पद मिलेंगे। तो यहाँ पे x की पावर m+1 वाले पद को एक साथ लिखेंगे और x की पावर m के पद को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने x की पावर m के जो जितने भी पद थे उनको कॉमन करके इस तरह से लिख दिया और x की पावर m+1 के जितने भी पद बने इस इक्वेशन में उनको कॉमन करके यहाँ पे लिख दिया। कॉमन कैसे करना है ये मैंने पहले बता दिया है, 4 एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं इससे पहले, तो सब में मैंने आपको अच्छे से करवाया। तो इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करते हैं, घातों को देखते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है, m+1 और सबसे छोटी घात क्या है, m। तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को हम घटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे s को इस तरह से लिखते हैं, सबसे बड़ी घात माइनस सबसे छोटी घात। तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। तो हमें s का मान 1 मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसका हल मानेंगे हम अपनी तरफ से। अपनी तरफ से हमने इसका हल इस तरह से मान लिया। माना दी समीकरण का हल हमने क्या माना, y इस तरह से। ये जो हल होता है इसके अंदर x की पावर इस तरह से होती है m+SR। तो ये s के स्थान पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, क्योंकि s का मान हमें यहाँ पे 1 मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे s के स्थान पे 1 लिखा हुआ है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है उसके अंदर हम ये y का डबल अवकलन, y का जो अवकलन है और ये y है, इसका मान पुट करते हैं। तो वो मान मिलता है हमें यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे y आ गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो फर्स्ट टाइम अवकलन करेंगे तो dy/dx मिलेगा, सेकंड टाइम अवकलन करेगा तो ये मिलेगा। अब ये तीनों मान y का फर्स्ट अवकलन और y का सेकंड अवकलन, ये तीनों मान हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम मान रखेंगे तो मान रखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिली है इसको अब हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। यहाँ पे तो ये लास्ट पेज में हमें ये इक्वेशन मिली थी। अभी इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले x की जो घातें हैं उनको चेक करोगे। तो उसके लिए हम देखेंगे इस पद में x की पावर कितनी हो सकती है। यहाँ पे x की पावर m+r, क्योंकि x की पावर m+r तो यहाँ पे है
9 गुणा होगा तो x की पावर m प्लस आर ही रहेगी। फिर यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो एक घात बढ़ जाएगी m प्लस आर प्लस 1। यहाँ भी ये जो पद है उसके अंदर इस प्रकार की दो घातें बनेगी x की, और यहाँ पे ये जो पद है इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी दो प्रकार की बनेगी। जब x इससे गुणा होगा तो m प्लस आर बनेगा, यानी कि ये तो पहले से आ गई, एक घात तो पहले से आ गई। जब x की पावर 2 गुणा होगा तो x की पावर 2 गुणा होगा तो m प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यही पद आएगा, यानी कि ये दोनों पदों में से कॉमन आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर 2 है, x की पावर 2 यहाँ पे गुणा होगी तो m प्लस आर केवल इतना सा बचेगा, यानी कि यही आ जाएगा। तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पे दो तरह के पद बनेंगे, एक पद बनेगा जिसमें x की पावर m प्लस आर होगी, एक बनेगा जिसमें x की पावर m प्लस आर प्लस 1 होगी। तो हम यहाँ पे इसको कॉमन लेकर सबसे पहले एक बार इसको कॉमन ले लेंगे और एक बार इसको कॉमन ले लेंगे, और इसके कॉमन लेने के बाद जो भी इनके साथ होगा उनका गुणांक को हम एक तरह पे कोष्टक में लिख देंगे। तो यानी कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे m प्लस आर, एक्स की पावर m प्लस आर को मैंने कॉमन लिया है, और इसका जितना भी गुणांक है वो यहाँ आया हो या यहाँ आया हो या फिर यहाँ कहीं भी आया हो, उन सब गुणांकों को हमने एक कोष्टक बना के लिख दिया। और यहाँ पे m प्लस आर प्लस 1 इसके जितने भी गुणांक आए उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, सोल्व करके बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये किया है। तो सबसे पहले मैं इस पद को सोल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे आया। तो यहाँ पे देखो x की पावर m प्लस आर प्लस 1 इसके जितने भी गुणांक हैं उनको मैं एक तरफ ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे भी ए आर है, यहाँ पे भी ए आर है, यानी कि सभी के गुणांक में ए आर है। तो ए आर को तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, और x की पावर m प्लस आर प्लस 1 को भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो इसके साथ जितने भी पद गुणा में उनको लेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, मान लिया। तो यहाँ पे देखो 9 से गुणा करेंगे तो घात क्या होगी, m प्लस आर होगी, लेकिन m प्लस आर प्लस 1 होनी चाहिए। तो x से गुणा करूंगा, x से गुणा करूंगा तो घात तो इस तरह से बन जाएगी, कॉमन आ गए बाहर, और ये ए आर ये भी कॉमन आ गया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखो ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे प्लस का आएगा, क्योंकि ये x है प्लस का, और इधर भी माइनस, अंदर सिग्मा के अंदर भी केवल पॉजिटिव संख्या है। तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो तरह की है, एक तो x है और x की पावर 2 है। तो हमें यहाँ पे पावर 1 बननी चाहिए, प्लस की 1 है ना। तो प्लस की 1 कब बनेगी, जब x की पावर 2 से मैं इसको अंदर गुणा करूंगा। तो x की पावर 2 से अंदर गुणा करूंगा तो ये पूरा पद तो घात के रूप में बाहर आ चुका है, और ए आर भी बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे m प्लस आर बचेगा केवल। तो मैं यहाँ पे m प्लस आर इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो केवल इतना सा पद बचा हुआ हमारे पास m प्लस आर, तो इससे भी लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे m प्लस आर ही बचेगा। तो यहाँ पे तो कोई पद नहीं आएगा, तो ये केवल इतना सा पद बचेगा। और ये सब में सिग्मा लग रहा है तो सिग्मा तो हम सभी में लगाएंगे। तो ये सिग्मा लगा दिया, r का मान 0 से चलेगा इनफाइनाइट तक। तो आप देख सकते हो यही वैल्यू में यहाँ पे मिली है। यहाँ पे आर इस साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइड में लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा वैल्यू हमने जो लिखा है ये पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसके बाहर पॉजिटिव चिन्ह लगा सकता हूँ। अब हम ये भी, मैं इसके आगे का भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये पद कैसे आया, x की पावर m प्लस आर। तो यहाँ पे x की पावर m प्लस आर, इसका जो गुणांक है उनको भी यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ए आर तो सब में आ रहा है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो माइनस के 9 से इसको गुणा करूंगा तो ये पद बनेगा यहाँ पे m प्लस आर, एक्स की पावर m प्लस आर। तो यहाँ पे माइनस के 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 यहाँ पे आ जाएगा, और तो ये पद तो हो चुका है, यहाँ पे नहीं बचा। अब यहाँ पे देखेंगे तो x से इसको गुणा करूंगा तो m प्लस आर यहाँ पे बनेगा, यानी कि x से गुणा करूंगा तो यहाँ पे केवल यही पद आ जाएगा m प्लस आर। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस आर। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो x की पावर 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये पूरा पद इसके अंदर बदल जाएगा, m प्लस घात इसकी m प्लस आर में बदल जाएगी। तो ये पूरा पद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ m प्लस आर, और एक पद और आ जाएगा m प्लस आर माइनस के 1, इस तरह से। और ये हो जाएगा कोष्टक बंद। इसके आगे भी आप सिग्मा लगाओगे r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट के लिए। तो इस तरह से ये पद आया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से इसको हमने सोल्व कर दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, जब इस पद को लिखेंगे तो इसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह आएगा, वरना ये तो गुणा में जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे आप इसको और भी अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे लिखने में यहाँ पे ठीक से नहीं लिखने में आया। तो ये इक्वेशन कैसे आई ये आपको आइडिया लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको m प्लस आर दिख रहा है, यहाँ पे भी m प्लस आर दिख रहा है, और यहाँ पे भी m प्लस आर दिख रहा है। तो इस m प्लस आर को यहाँ पे इससे गुणा करूंगा तो पावर 2 हो जाएगी, और इस m प्लस आर को
-1 से गुणा कर दूंगा तो ये इसको कैंसिल कर देगा और इसको मैं थोड़ा सा ईजी करके इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे देखो, जब इसको और इसको गुणा किया तो m प्लस आर की पावर 2 हो गई। जब इसको और -1 को गुणा किया तो ये माइनस में बदल गया और ये माइनस का तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से इक्वेशन बचेगी। अब इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर r का मान 0 लिखेंगे और सबसे न्यूनतम घात का गुणांक को हम 0 करेंगे यहाँ पे। तो r का मान हम 0 करेंगे और x की सबसे न्यूनतम घात को हम क्या करेंगे 0। तो सबसे पहले हम r का मान 0 रख के देखते हैं कि किसकी घात सबसे छोटी बनेगी। यहाँ पे r का मान यदि मैं 0 पुट करूँगा तो x की पावर m प्लस r बनेगा। यहाँ पे हम r का मान 0 करेंगे तो यहाँ पे x की पावर m बनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटी घात हमारे पास है ये, इस पद में सबसे छोटी घात है। इसका मतलब हम सोल्व करेंगे आगे इससे सोल्व करना है, इससे सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे इससे सोल्व करेंगे तो हमें इसका गुणांक को 0 के बराबर करना है और ये गुणांक के अंदर हम क्या करेंगे r का मान 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे r का मान 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे r का मान 0 करेंगे तो m की पावर 2 बचेगा और ये 9 ऐसे कैसे आ गया और ये इसका गुणांक है। तो गुणांक को हम क्या करेंगे 0 के बराबर, क्योंकि गुणांक के अंदर x तो आता नहीं है क्योंकि हमें केवल गुणांक लिखना है। अब हमने जब शुरू में माना था तब जब हम हल मानते हैं तो इस तरह से मानते हैं कि a0 कभी भी 0 नहीं होगा। हल मानते हैं जब y का मान मानते हैं तो इसी तरह से मानते हैं कि a0 कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे a0 तो 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है m की पावर 2 माइनस के 9 ये 0 होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे m की पावर 2 माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के 2 मान मिलेंगे प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे हमें m के मान मिल चुके हैं और ये जो होती है इसको घातांकी समीकरण बोलते हैं। तो घातांकी समीकरण भी हमें मिल चुकी है और m के मान भी हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं पुनरावृत्ति सूत्र। पुनरावृत्ति सूत्र ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होती है कि जो सबसे छोटी घात होती है उसके गुणांक को हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात है हमारे पास m प्लस r, ये m प्लस r ये सबसे छोटी घात है, ये m प्लस r प्लस 1 ये तो बड़ी घात है। तो सबसे छोटी घात ये है तो इसके गुणांक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो इसके गुणांक को 0 के बराबर में करेंगे तो उसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे, ये जो घात है इसको भी m प्लस r में बदलेंगे ताकि इसका गुणांक भी हम ले सकें। तो इसको m प्लस r में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो m है ये r है, r का मान देखो 0 से इनफाइनाइट तक है तो हम r का मान यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो r का मान यदि मैं r माइनस 1 पुट करता हूँ तो ये जो घात है ये बदल के m प्लस r में बदल जाएगी। अब मुझे कैसे पता चला कि r का मान मुझे r माइनस 1 पुट करना चाहिए, तो वो पता चला मुझे इस तरह से। ये जो घात है इस घात को आप ऐसे कैसे लिख सकते हो m प्लस, और ये जो r है स्मॉल r को आप कैपिटल R लिख दीजिए और ये प्लस 1 को ऐसे कैसे लिख दीजिए। ये घात है, इस घात को आप किस घात में बदलना चाहते हो, इस घात को हम m प्लस r में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको m प्लस r के बराबर लगा दो। तो अब यहाँ से आप सोल्व करोगे तो m से m कट जाएगा और r का मान आपको मिलेगा r माइनस 1। तो मुझे यहाँ से पता चला है कि r को मैं किससे चेंज करूँगा r माइनस 1 से। तो r को हम चेंज कर देंगे r माइनस 1 से इस पद के अंदर और इसके गुणांक को हम नीचे लिख के 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम x की पावर m प्लस r के गुणांक को 0 के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो गुणांक है ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे तो आपने देखा होगा कि ये गुणांक तो ऐसे कैसे आ गया और इसके अंदर हम क्या करेंगे r का मान r माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ पे r है तो r माइनस 1 कर देंगे तो a r माइनस 1 हो गया। यहाँ पे भी r का मान r माइनस 1 करेंगे तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल m प्लस r बचा और इसको कर देंगे हम 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0 के बराबर लेने पर। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मिल चुकी है हमें। ये जो रिलेशन मिला है हमें AR और AR माइनस 1, ये जो रिलेशन मिला है इस रिलेशन को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति सूत्र। अब इस पुनरावृत्ति सूत्र को हम थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AR का मान ज्ञात करेंगे। तो AR का मान मिलेगा हमें इस तरह से। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर AR का मान हमें मिल चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इस AR को देखते ही बता सकते हो कि कहाँ पे 0.0 बनेगा या कहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक संख्या या 0 बनेगी या फिर कहीं पे भी 0/0, यानी कि ये तो बनता है अनंत के लिए, ये तो ये अनंत के लिए बनता है और ये बनता है अनिर्धारिय के लिए। ये अनिर्धारिय के लिए बनता है ये 0/0 और अनंत के लिए बनता है एक संख्या होगी ऊपर और उस संख्या के नीचे होगा 0। तो यहाँ पे आप ये जो AR आता है उसको देख के भी बता सकते हो आपकी कहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम बनने वाली है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो m के मान हमारे पास एक तो है 3 और एक है -3। तो ये m का मान मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, प्लस का 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस वाले 3 के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो प्लस वाले 3 के लिए हम लिखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह तो इसी के ऐसे आ गया और ये +3 प्लस r बटे हुए यहाँ पे +3 करेंगे तो 3 प्लस r की पावर 2 माइनस के 9 और यहाँ पे AR माइनस 1।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो r का मान मैं क्या पुट करूँ ताकि ये 0/0 बन जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो r का मान यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि r का मान यहाँ पे क्या होगा, r का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि r का मान 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो माइनस का a -1 हो जाएगा और माइनस में हो नहीं सकता। तो r का मान में यदि 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 पुट करूँगा तो ये तो 4 हो जाएगा, 2 पुट करूँगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि ऊपर तो कभी 0 नहीं बनेगा। नीचे देखते हैं, r का मान 1 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16 - 9 ये तो कभी भी नहीं बनेगा। फिर r का पावर 2 पुट करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 25 - 9 हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। r ये +3 के लिए तो ये 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो नीचे वाला भी 0 नहीं होगा और ऊपर वाला भी 0 नहीं होगा। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब -3 के लिए करके दिखाता हूँ। ये -3 है, -3 के लिए हम करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है -3, तो यहाँ पे देखो ये माइनस तो ऐसे कैसे आ गया और ऊपर आएगा -3 प्लस का r, और फिर यहाँ पे बटे हुए में आ रहा है -3 और यहाँ पे r का मान रख दिया, फिर पावर 2 -9, यहाँ पे a r -1 आएगा लास्ट में। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या 0 हो सकता है, ऊपर वाला कब 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा r = 3 पर, r = 3 पर 0 होगा। तो r के बाद अब फिर कहाँ पे 0 होगा ये, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफरेंस देखना आपको, यहाँ पे r है, यहाँ पे r -1 है, तो यहाँ इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो यानी कि 1 का अंतर कर दो आप, जैसे इसके अंदर 1 ऐड करोगे आप, 1 ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, यानी कि 4 पे भी आपको 0 मिलेगा, 5 पे भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 1 ऐड करते जाओ, यहाँ पे फिर से 1 ऐड करेंगे, 5 पे 0 मिलेगा, 6 पे 0 मिलेगा, इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि 3 के बाद जितनी भी संख्या आएगी सबके अंदर ये वैल्यू 0 मिलने वाली है। और नीचे वाला कब 0 मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो 0 मिल चुका है, ये कंडीशन बन सकती है यहाँ पे अनिर्धारित वाली। तो नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाला कब 0 मिलेगा। नीचे वाला 0 मिलेगा यदि ये 9 मिले प्लस का, क्योंकि ये माइनस का 9 है तो ये प्लस का 9 मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे r का मान 1 पुट करेंगे तो ये -2 होगा, नहीं होगा काम। तो ये 9 कब मिलेगा, यहाँ पे देखो पावर 2 है तो ये 3 होना चाहिए, यानी कि -3 प्लस r, ये पूरा टोटल 3 होना चाहिए। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो ये 3 कब होगा, जब r का मान हमें कितना मिला, 6, यानी कि इसके अंदर r का मान 6 रखूंगा मैं तो नीचे वाला 0 होगा। तो यहाँ पे देखो r = 6 पे नीचे वाला 0 हो रहा है, और ये देखो ऊपर वाला कब 0 हो रहा है, r = 3 4 5 6 पे 0 हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो r = 6 एक ऐसा नंबर है जिसपे ऊपर वाला भी 0 होगा और नीचे वाला भी 0 होगा, यानी कि इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये अनिर्धारित पद बनने वाला है। इसके अंदर अनिर्धारित पद बनेगा तो हमें r की पावर 6, यानी कि r का मान 6 है यहाँ पे, तो a6 तक के सभी पद ज्ञात करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा हमें कि वाकई ये बनता है। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग, जितने अभी तक हमने सोल्व किया उससे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोल्व करूँगा, क्योंकि अब तक मैंने जब भी सोल्व कराया था तो सबसे पहले मैं क्या करता था, यहाँ पे पुट करता था r का मान, m का मान सबके लास्ट में पुट करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले m का मान पुट कर रहा हूँ। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी करो, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह से सोल्व करोगे तो भी वही रहेगा, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे सोल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और दोनों से बराबर रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर यदि हम पहले r का मान पुट करेंगे तो हमें r का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। r ज्ञात करने के लिए r का मान हम पुट करेंगे 1 से 6 तक ज्ञात करेंगे, तब तक तो हमें अनिर्धारित मिलेगा। अनिर्धारित के बाद 2 3 और ज्ञात करेंगे तो लगभग 9 तक हो जाएगा हमारे पास। तो r का मान 1 से लेकर 9 तक रखेंगे तो ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा, इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन आने लग जाएगी। इसलिए मैं पहले m का मान रख रहा हूँ इसके अंदर, और m का मान कभी भी अनिर्धारित वाला क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो सबसे पहले आप m का मान रखना, उससे ज़्यादा ईजी पड़ता है। और अनिर्धारित का पता कैसे चलेगा, तो वो अभी मैंने आपको समझाया था कि हमें इसको देख के बताना है कि r का मान कौन से r के लिए हमारे पास 0/0 या फिर एक संख्या बटेवा 0, इस तरह का फॉर्म कब मिलता है हमें, तो ये हमें इससे पता चल जाएगा इसी से। तो इसको आगे सोल्व करते हैं अब हम। तो आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे m का मान पुट करेंगे, और m का मान पुट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास सीरीज किस तरह से बनती है। तो ये जो क्वेश्चन था हमने ये माना था, इस तरह से हमने आंसर माना था। जब हमने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया था तो इस तरह से माना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे r का मान 0 से इनफाइनाइट चल रहा है, तो r का मान 0 रखूंगा तो मुझे ये मिलेगा, 1 रखने पर ये मिलेगा, 2 रखने पर ये मिलेगा, ... तो अब यहाँ पर हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो x की पावर m को कॉमन ले सकते हैं। तो x की पावर m को हम कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे 0 को भी आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम
A1 A2 A3 इनका मान पुट करेंगे तो वहाँ पे भी A0 बनेगा, और A0 को तो हम हमेशा कॉमन ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे A0 को भी मैंने साथ में ही कॉमन ले लिया। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर हम A1 अपॉन A0 A2 अपॉन A0 इस तरह के मान यहाँ पे रखने वाले हैं। तो ये मान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ये मान हमें मिलेगा इससे। तो इससे ये मान प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हम m बराबर 3 के लिए प्राप्त करेंगे। तो m बराबर 3 के लिए हम ये मान पुट करेंगे यहाँ पे। देखो मैंने +3 के लिए ज्ञात करना शुरू किया है, तो यहाँ पे m का मान मैंने +3 रख दिया। अब +3 रख दिया तो r का मान हम यहाँ पे 1 2 3 रखेंगे इस तरह से। तो r का मान यदि मैं 1 रखूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये मिल चुका। r का मान 2 रखूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे r का मान 2 रखूँगा तो यहाँ पे r का मान क्या मिलेगा, a1 मिलेगा। तो यहाँ पे a1 मिलेगा, तो ये r का मान 2 रखने पर हमें केवल इतना सा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे a1 का मान हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया था -4/7, तो यहाँ पे मैंने -4/7 रख दिया, तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया और इस तरह से मिल चुका है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A2 भी A0 के रूप में आया है। फिर हम A3 भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने A3 ज्ञात नहीं किया क्योंकि हम 2-3 मान ही ज्ञात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ही ज्ञात किया। आप भी 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी ज्ञात कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे इतना सा मान ज्ञात किया और इसका आंसर लिख लिया। ये इसके अंदर हमने A1 अपॉन A0 रख दिया, A2 अपॉन A0 का मान रख दिया। तो ये कहाँ से मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें A0 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या -4/7 बचेगा, तो ये -4/7 आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो A0 का यहाँ पे भाग दोगे तो ये A0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5 × 4/16 × 7, तो ये मिल चुका है यहाँ पे। इसी तरह से आगे तक हमें मिलते रहेंगे। तो एक हल तो हमारे पास ये हो चुका। m बराबर 3 के लिए तो हमें आंसर मिल चुका। अब m बराबर -3 के लिए भी हम आंसर प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है m बराबर -3 के लिए जब r का मान 6 होगा तो अनिर्धारित मिलने वाला हमें। तो हम 6 तक प्राप्त करते हैं पहले तो m बराबर -3 के लिए सोल्व करते हैं। तो m बराबर -3 के लिए हम सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो हमने m का मान -3 यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम r का मान पुट करना शुरू करेंगे 1 से लेकर आगे तक। तो यहाँ पे r का मान हम पुट करना शुरू कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी आंसर सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। यहाँ पे मैंने क्या है कि इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है। इसको यदि मैं a कहूँ और इसको b कहूँ तो a की पावर b माइनस इस तरह से बन रहा है। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस b और a माइनस b, इस तरह से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाकर मैंने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। या आप ऐसा समझ सकते हो कि मैंने इसका गुणनखंड करके थोड़ा सा इजी कर लिया। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए हम r का मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो r का मान हम पुट करना शुरू करेंगे। तो r का मान 1 पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। r का मान फिर 2 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। और r का मान 3 पुट करेंगे तो r का मान 3 से लेकर आगे तक फिर 0 ही मिलेगा हमें। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम देखो r इक्वल टू 3, तो r का मान जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ पे r का मान 3 रखते ही ऊपर वाला 0 हो जाएगा। ऊपर वाला 0 हो गया तो आगे तक फिर ये 0 ही चलेगा। लेकिन ये कहाँ तक 0 चलेगा, मतलब कि किस तरह से 0 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे r है और यहाँ पे r-1 है। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, यानी कि 1 के बाद 1। तो यहाँ पे जैसे इसमें एक ऐड करोगे तो a4 बनेगा, फिर से एक ऐड करोगे तो a5 बनेगा, यानी कि ये सब 0 बनेंगे। a6 a7 8 9 10 जितने भी आएंगे सब के सब 0 आएंगे इसके बाद में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जब r का मान 6 पुट करेंगे तो नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। तो r का मान 6 भी हम यहाँ पे पुट करेंगे आगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने a5 तक ज्ञात कर लिया था, सबके सब 0 आ रहे हैं। तो a6 ज्ञात करते हैं हम। a6 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आएगा 6 - 3/6/6 - 6। ये यहाँ पे मैं r का मान 6 रख रहा हूँ, r का मान 6 रख दिया तो ये इक्वेशन मिली। तो आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको a5/0, और a5 का मान भी आपके पास 0 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0/0। तो 0/0 आपको मिल चुका है। तो 0/0 होगा अनिर्धारिय। तो ये अनिर्धारिय हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर मान लेंगे। हम इसको स्वतंत्र चर मान लेंगे, यानी कि एक नया कांस्टेंट मान लेंगे a6 को। a6 हमारा नया कांस्टेंट होगा। तो a7 जब हम ज्ञात करेंगे तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे r का मान 7 ज्ञात करेंगे, तो r का मान 7 रखेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे माइनस r का मान 7 रख दिया तो ये आ गया इस तरह से। और यहाँ पे r का मान हमने 7 रख दिया, फिर यहाँ पे 7 - 6 रख दिया। और यहाँ पे r का मान यदि 7 रखेंगे तो a6 मिलेगा, तो ये a6 हो गया। अब आप देख सकते हो a6 0 नहीं है यहाँ पे। a6 क्या है, अनिर्धारिय था। अनिर्धारिय था तो हमने क्या मान लिया, इसको स्वतंत्र चर मान लिया। यहाँ पे स्वतंत्र अचर आएगा, यहाँ पे स्वतंत्र अचर आता है, स्वतंत्र अचर मान लिया हमने यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे क्योंकि चर तो एक्स वाई जेड आना चाहिए था, ये अचर है यहाँ पे, तो स्वतंत्र अचर मान लिया। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आएगा -4/7। तो यहाँ पे आपको -4/7 मिल चुका, और ये A6, क्योंकि A6 तो जीरो नहीं है इसलिए ये नया कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे A6 के पदों में मिल चुका हमें। तो ये जो आंसर मिला है, ये A7 मिला है, ये A6 के पदों में मिला। अब A8 भी ज्ञात करके देख लेते हैं। तो A8 ज्ञात किया तो ये भी A6 के पदों में मिला, क्योंकि हम यहाँ पे A7 आएगा, यहाँ पे 8 रखेंगे हम तो A7 बनेगा। A7 का मान यहाँ से पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर A9 भी ज्ञात कर यहाँ पे मैंने दो ही वैल्यू ज्ञात की है, A7 और A8। अब ये जो वैल्यू ज्ञात की है ये सभी वैल्यू हम रखेंगे, जो हमारा सीरीज था उसके अंदर रखेंगे। तो वहाँ पे हम रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप रखोगे तो ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास देखो सबसे पहले तो हमें जो कांस्टेंट मिल रहे थे उनको लिख दिया, फिर आगे यहाँ पे S6 से हमें नया कांस्टेंट मिल चुका था तो उसको लिख दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। M3 के लिए हमने जो हल किया था वो हल हमें ये मिला था। और आप यदि इसको ध्यान से देखोगे, मतलब कि यहाँ पे ये सब गुणांक रखेंगे हम। A1 का मान ये रखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 तक के ये मान रखेंगे तो हमें ये सीरीज मिलेगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये A का मान ये m बराबर -3 के लिए सोल्व किया हमने, और A का मान हमने ये रख दिया। A1 का मान 2 3 4 5 6 7 8 10 8 तक हमने ये रख दिया। A1 से लेकर 8 तक हमने मान रखा, तो 8 ये मान रखने पर हमें ये सीरीज मिली थी। ये कहाँ पे रखा था ये मान, जो हमने माना था इस तरह से y = सिग्मा r का मान 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पे AR x⁻m + r, इसके अंदर हमने रखा था। यहाँ पे r का मान यहाँ पे ऐसा आता था, s का मान हमने प्राप्त किया था इसमें, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे हमने क्या प्राप्त किया था। जो भी हमने प्राप्त किया था शायद 1 आया था या 2 आया था, जो भी आया था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। हमने यहाँ पे 1 आया था तो यहाँ पे r का मान 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे s का मान 1 आया था तो इसके अंदर हमने पुट किया था। ये इसका सीरीज को हमने आगे सोल्व किया था, तो A0 इस तरह से मिला था, A0 x⁻m, तो उसके अंदर हमने ये मान रखा था, तो उससे हमें ये हल मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हल है उसके अंदर आप नोटिस करोगे तो ये जो m = 3 के लिए आंसर आया है वो इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो 1/4/7x ये पूरा मान आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके आगे यहाँ पे देखो गुणा में x⁻3 है, तो ये भी आपको यहाँ पे x⁻3 दिख रही है। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सीरीज आपको इसी के अंदर दिख गई। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करोगे जिसमें अनिर्धारित आता है, तो अनिर्धारित वाले पद को सोल्व करोगे आप, तो पहले वाली जो सीरीज मिलेगी वो उसी में आपको दिख जाएगी। तो ये सीरीज इसमें दिख गई है तो इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा हल केवल ये रहेगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि हमारे पास द्वितीय कोटि की इक्वेशन है, और द्वितीय कोटि की इक्वेशन में केवल 2 ही कांस्टेंट हो सकते हैं। तो एक कांस्टेंट ये हो गया, एक कांस्टेंट ये हो गया, तो ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ फिर, इसलिए ऐसा होता है। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा केवल इसका आंसर ये होगा, ये जो इक्वेशन है यही इसका आंसर है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है A0, ये जो पूरा सीरीज था इसको मैंने y1 लिख दिया, फिर A6 को ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो पूरा सीरीज था इसको मैंने y2 लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर हो चुका है हमारे पास ये इस तरह से। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।